हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर P150 विद TVS अपाचे RTR 162V विद राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 150 सीसी की बाइक है, ये 160 सीसी की बाइक है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि दोनों ही बाइक कंपनी ने हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि 150 सीसी की पल्सर खरीदें, 160 सीसी की ये अपाचे खरीदें। तो आज इस वीडियो के दौरान ये जो कन्फ्यूजन है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। मैं दोनों बाइक को राइड करूँगा वन बाई वन एंड जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, चाहे वो हैंडलिंग हो, एक्सेलरेशन हो, ब्रेकिंग हो, किसमें आपको क्या चीज़ बेहतर देखने को मिल रही है वो इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि बाइंग गाइड में आपको हेल्प हो सके और आप एक डिसीजन बना सके कि आप लोगों के लिए खरीदना दोनों में से कौन सा बाइक सही हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग कृष्णनगर में रहते हैं, TVS या फिर बजाज की कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और सबसे पहले, जैसे आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ, राइड पर जाने से पहले इसकी एक शॉर्ट मैं आप लोगों को कंपैरिजन देना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर टायर की बात की जाए, ट्रेड पैटर्न डिफरेंट है, मेक में डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो टायर है आप लोगों को 90/90 सेक्शन की देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। सेफ्टी देखते हैं वो भी सेम है, सिंगल चैनल ABS है। अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो यहाँ पर 270 mm की TVS की मैं बात कर रहा हूँ, अपाचे 162V की, यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की जो पेडल डिस्क है वो देखने को मिल रही है विद कैलिपर। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पल्सर P150 में, तो यहाँ पर आप लोगों को 260 mm की ये डिस्क देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं, दोनों ही बाइकों में सेम है। यहाँ पर भी आप लोगों को 31 mm की मिल रही है टेलीस्कोपिक फोक, यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक फोक 31 mm की है, लेकिन यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है जो आप लोगों को यहाँ पर 2V में देखने को नहीं मिलती है। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंजन देखते हैं तो यहाँ पर इंजन में खासा चेंज है। अगर मैं आप लोगों को अपाचे RTR 162V के बारे में बताऊँ विद ब्लूटूथ एडिशन राइड मोड्स के साथ, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो राइड मोड्स देखने को मिलता है। बाकी इंजन की अगर बात की जाए तो 159.7 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिलती है। किक स्टार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको पल्सर में देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स थोड़ी सी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू पल्सर। यहाँ पर 16.04 PS की पावर आप लोगों को मिल रही है, मैक्स पावर। बाकी अगर आप अर्बन या रेन मोड में जा रहे हैं तो चाहे वो पावर और टॉर्क को थोड़ी थोड़ी घट जाती है, ताकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि माइलेज ज्यादा देने के लिए। और अगर आप यहाँ पर टॉर्क देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 13.85 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है, जो कि अगेन थोड़ी सी ज्यादा है, आप कह सकते हैं 0.3 ज्यादा है अगर आप पल्सर से कंपेयर कर रहे हैं तो। और साथ ही यहाँ पर GTD टेक्नोलॉजी मिलती है जो हम लोग आगे बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर के इंजन के बारे में बताऊं, यहाँ पर आप लोगों को 150 सीसी की SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड, जब DTSI कंपनी ने हटा दिया है, तो DTSI हटने की वजह से क्या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस पड़ी है या बेहतर अभी और ज्यादा हो गई है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बाकी सिंगल यहाँ पर आप लोग को स्पार्क प्लग के साथ मिल रही है। अगर मैक्सिमम पावर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर अभी आपको 14.5 PS की मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पर मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं 1.5 PS कम है व्हेन कंपेयर टू 162V। और यहाँ पर आपको जो टॉर्क मिल रही है वो 13.5 न्यूटन मीटर की, जो आप कह सकते हैं अगेन 0.3 न्यूटन मीटर कम है व्हेन कंपेयर टू दिस 162V। दोनों ही बाइकों के पास ओपन चेन सिस्टम है। और अगर रियर टायर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी कंपनी ने थोड़ा सा डाउन कर दिया। पहले 120 की मिला करती थी, अभी आपको 110/80 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी ये सारी गाइड वगैरह तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और साथ ही अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो 230 mm की यहाँ पर आपको ये डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और साथ ही आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो ओपन आप लोगों को यहाँ पर स्पेस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जॉस्ट लंबा सा नहीं है, अंडर बिल एग्जॉस्ट है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर सुन लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स, पहले जो पल्सर आती थी उससे आप कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा बेस बिल्कुल फील होगी। और साथ ही यहाँ पर साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों मिल रही है, तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों बाइकों में देखने को मिलती है। अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बताऊँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रेयर टायर के बारे में बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन के टायर देखने को मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं थोड़ी सी कम है, 200 mm तक की आप लोगों को पेडल डिस्क देखने को मिलती है, जो कि हीट डिसिपेशन में ब्रेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सस्पेंशन देखिए डुअल स्प्रिंग है, और वहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक मिल रही थी, तो ये भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है हैंडलिंग वगैरह में, वो भी हम लोग आगे बिल्कुल बात करने वाले हैं। इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स, एक बात कहना होगा, ग्रंट और बेसियर इसमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि वो थोड़ी ज़्यादा बेसियर है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सा आप लोगों को ज़्यादा बेसियर लग रही है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में बता दूं। दोनों के पास 790 mm की सीट हाइट है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कंफर्टेबल कितनी है या नहीं है। वेट की अगर बात की जाए, अपाचे में आप लोगों को 138 किलोग्राम की देखने को मिलती है। अगर पल्सर में आप आ रहे हैं तो यहाँ पर 141 किलोग्राम तक की देखने को मिल रही है। कितना ज़्यादा डिफरेंस डालती है ये राइड के दौरान हम लोग ये अभी देखने वाले हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं और यहाँ पर पहले इसको स्पोर्ट मोड में डाल लेते हैं ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सके। फर्स्ट गियर डाल दिया है एंड ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ फर्स्ट गियर
ये है सेकेंड और ये है थर्ड गियर। ओ हो, थर्ड गियर में भी इतना ज़्यादा पुल करती है और इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस बाइक इज़ जस्ट ऑसम। और इस जो ये अभी नए अवतार में आई है ब्लूटूथ एडिशन के साथ, इसमें तो मुझे ये भी लगता है कि इसकी जो वाइब्रेशन है ना उसको भी काफ़ी हद तक कंपनी ने कम कर दिया है। तो ये तो था फ्रेंड्स इनिशियल इंप्रेशन। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द राइडर पोजिशन, सिटिंग कम्फर्ट, तो यहाँ पर सिटिंग कम्फर्ट अगर आप देख रहे हैं तो सीट मतलब स्लाइटली सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, मतलब रियर फिटेड फुटपेग है, तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी राइडर पोजीशन है। और पिलियन को भी काफ़ी अच्छी जगह मिल रही है बैठने के लिए, पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल भी दी गई है। और साथ ही अगर आप हाथ देख रहे हैं तो फिर स्लिप ऑन हैंडल बार है और साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। ओवरऑल कंफर्टेबल है और स्पोर्टी राइडर पोजीशन है। पिलियन कंफर्ट भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। लेडीज़ वगैरह भी बैठनी है तो भी आराम से बैठ सकती है और लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको प्रेफर बिल्कुल कर सकते हैं। और अब अगर थोड़ी सी स्पेसिफिक इंजन के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो क्लच आप देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड। अब हाँ, पल्सर के साथ देखना है कि पल्सर की जो मतलब क्लच एक्शन है वो कैसी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप गियर देख रहे हैं ना तो गियर शिफ्टिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है। थोड़ी सी मतलब आपको हार्ड महसूस होगी लेकिन स्मूथ है, मतलब शिफ्ट करते वक्त स्मूथ आपको बिल्कुल महसूस होती है, वो अटकती नहीं है। और मैं यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि अराउंड मतलब 2-3 किलोमीटर चला के यहाँ पर आया हूँ, तो लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मतलब गियर, बाकी फिर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं चला पाया हूँ उसको, लेकिन गियर स्लिप की प्रॉब्लम या फिर फॉल्स न्यूट्रन वगैरह जो होती है ना प्रॉब्लम, वो मुझे यहाँ पर अभी तक वैसा कुछ फील नहीं हुआ है। तो इंजन इज ओवरऑल गुड। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेलरेशन करके दिखाऊँ इसमें एक्सेलरेशन टेस्ट, तब मैं आप लोगों को वाइब्रेशन, स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल जो क्रूजिंग स्पीड है वो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। तो चलिए एक्सेलरेशन पहले करके टेस्ट करके पहले देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको स्पोर्ट मोड में रखा हुआ है। फर्स्ट गियर डाउन, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओह लवली। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट वाइब्रेशन। 80 के ऊपर जब आप चढ़ते हैं फुट पिक्स पे आपको हल्का सा समझ में आता है, और वो तब समझ में आता है, मान के चलिए हर एक गियर के जब आप लोअर आरपीएम्स पे ना तब समझ में नहीं आ रहा है। जब हर एक गियर के आप एंड तक चले जा रहे हैं ना, एंड आरपीएम तक जब आप चले जा रहे हैं, तब आपको हल्का सा जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर समझ में आ रही है। और स्टेबिलिटी फ्रेंड्स 100 तक यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। इवन द टॉप स्पीड स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड पूछते हैं फ्रेंड्स 70 से 75 के बीच में रखिए, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइब्रेशन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, और साथ ही आपको जो माइलेज है वो भी बहुत बेहतरीन इसमें से बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 2 चीज़ यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, जो कि है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और GTD टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये न्यूट्रल पे हूँ और ये गिरा देता हूँ। ठीक है, देखिए न्यूट्रल पे रहने से कुछ काम नहीं होगा। देखिए फर्स्ट गियर पे जैसे ही मैंने डाला है, देखिए अभी जो बाइक है वो बंद हो चुकी है, देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर साइड स्टैंड हटा दूंगा, देखिए साइड स्टैंड में हटा रहा हूँ और अब देखिए बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो काम कर रही है। और चलिए अब यहाँ पर जो GTD है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए थर्ड गियर पर है और मैंने अपने दोनों हाथ हल्के हल्के हटा दिया है, लेकिन फिर भी बाइक जो है वो हल्का हल्का आगे बढ़ रही है। ठीक है, देखिए अब इसको 5th गियर पर लेते हैं और देन दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। ये 5th गियर पर मैंने अभी आपको बाइक को देखिए ले लिया है। ये 24-25 किलोमीटर तक की जो मतलब स्पीड है वो मेंटेन कर रही है। तो कह सकते हैं कि आपकी जो सेफ्टी है वो भी इनहांस होती है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर की वजह से, और माइलेज वो भी आप लोगों को मेंटेन करती हुई दिखती है। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक के दौरान अगर आप GTD ये जो टेक्नोलॉजी इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है GTD टेक्नोलॉजी को। तो ये फिर एक्सेलरेशन की बात हो चुकी है और चलिए थोड़ी सी बात अबाउट द ब्रेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 60 पर ले चलते हैं, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं। देखा आप लोगों ने। और ये एक चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अभी नोटिस किया है कि क्योंकि फ्रंट जो ब्रेक है उस मतलब फ्रंट जो डिस्क है उसमें ABS लगी है, तो हाँ ABS की जो इंट्रूशन है वो भी आप लोग को हल्का से इसमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हाँ इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, बाइट फीडबैक अच्छी है और 270 mm के हिसाब से तो ठीक ठाक है। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। प्रोग्रेसिव है फ्रेंड्स। तो हाँ, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हल्के से रियर ब्रेक को अप्लाई कर लीजिए, स्पीड कट डाउन हो जाएगी, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए। तो चलिए यही हम लोग दोबारा करके देखते हैं, पहले रियर देन फ्रंट ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं। बेटर,
मच बेटर। ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ी ब्रेकिंग बिल्कुल ओवरऑल अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए फ्रेंड्स तो काफ़ी तगड़ी आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसको हल्का से हम लोग टर्न करके देखते हैं, यू टर्न करेंगे तभी समझ में आएगा। हल्की सी जगह पे यू टर्न करने की कोशिश करेंगे, हल्की सी जगह पे पैर को बिना रखे, ये देखिए आराम से हम लोगों ने टर्न कर लिया है पैर को बिना रखे। तो आप कह सकते हैं कि तो फ्रेंड्स अगर शॉर्ट टर्निंग रेडियस वाली गाड़ी अगर आपको चाहिए थी तो बहुत सही गाड़ी आप लोगों को ये बिल्कुल महसूस होगी। और अगर अब मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं फ्रेंड्स तो देखिए ये सस्पेंशन जो है ना, मतलब चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो मतलब रियर वाला हो, थोड़ा सा आप लोगों को मीडियम साइड पर सेट देखने को मिलेगा। बाकी हल्का से यहाँ पर मैं आपको गिरा के बता दूँ, ये देखिए आहा इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, ओहो हो, ये देख रहे हैं। लेकिन एक बात है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ना बैक को समझ में नहीं आ रही है। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए 20 तक का स्पीड में यहाँ पर मेंटेन कर रहा था, फिर भी बहुत ज़्यादा जब हम ऊपर नीचे कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी। साथ ही जब मैंने आपको एक्सेलरेशन में बताया है कि स्टेबिलिटी में यहाँ पर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मिला जुला के आप कह सकते हैं सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस बाइक। आप कोई से भी रोड पर आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और थोड़ी सी हैंडलिंग के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं हर वीडियो में आपको करके बताता हूँ, हाँ एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, मैं ये जब आप बाइक पर बैठते हैं ना, हैंडल जब आप हेल डोल कर रहे हैं, हैंडल में से हल्का सा वो स्टिफनेस समझ में आता है। और ये बात देखना ज़रूरी है कि ये सेम चीज़ आप लोगों को पल्सर P150 में देखने को मिलती है कि नहीं, बिकॉज उसमें भी आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को तब बताऊंगा जब मैं P150 चला रहा हूँ। और ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स काफ़ी फन टू राइड बाइक है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये ब्लूटूथ वाली वर्जन है या फिर आप कह सकते हैं ये जो नया मतलब हल्का सा जो पावर इंक्रीज़ किया है कंपनी ने, फिर मतलब जो पूरा एक लुक के साथ या फिर मीटर कंसोल वगैरह चेंज कर दिया, इसके बाद ना वाइब्रेशन मेरे हिसाब से और ज़्यादा कंट्रोल कंपनी ने कर दिया। और अभी जो नया 164 भी आया है उसमें भी काफ़ी कंट्रोल वाइब्रेशन है। अगर आप उसको पिछले उसकी जो वर्जन उससे कंपेयर करते हैं तो कंपनी यहाँ पर कोशिश भी कर रही है कि एक्सेलरेशन सही दिया जाए, साथ में यहाँ पर जो वाइब्रेशंस वगैरह उसको भी कम किया जाए। ओवरऑल हैंडलिंग कंपनी यहाँ पर बहुत सही बनाने की कोशिश कर रही है मिला जुला के, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मतलब जो चला रहा है राइडर को दिया जा सके। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर वगैरह देख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी सही रियर व्यू देती है। और साथ ही मतलब अगर आप ओवरऑल राइड कंफर्ट के बारे में पूछते हैं फ्रेंड्स तो मुझे तो बहुत सही लग रही है। और यहाँ पे ना मतलब ये बेस्ट पार्ट है कि अभी अगर आप 80-90 तक भी जा रहे हैं वाइब्रेशन तो आपको उतना समझ में नहीं आ रही है। तो ओवरऑल राइड जो मतलब आप कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है ना उससे भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। ये एक ऐसी बाइक है जिसको आप हर रोज़ इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप स्कूल मतलब आप ऑफिस गोइंग पर्सनल है, आप मतलब आप कॉलेज जाते हैं, आप डिलीवरी वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो भी मतलब हर एक जो एज ग्रुप है या फिर हर एक जो मतलब फील्ड में जो काम कर रहे हैं ना, डेली यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो कंपटीटर है ऑल न्यू बजाज पल्सर P150, उसको चला के देखते हैं कि दोनों में कहाँ तक आप लोगों को मतलब जो डिफरेंसेस है वो समझ में आती है। और चलिए फ्रेंड्स अब राइड करके देख लेते हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर P150। और फर्स्ट थर्ड गियर में ओ हो। अब अगर बारीकी से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स तो 162V और इसमें इनिशियल इंप्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हो रही है। टॉर्क तो ना के बराबर कम है इसमें, आप कह सकते हैं 0.3। और अगर आप पावर देखते हैं मतलब वहाँ पर 14.5 मिल रही है, मतलब वहाँ पर 16 मिल रही है, यहाँ पर 14.5, तो 1.5 PS तक की पावर कम है। लेकिन फर्स्ट गियर में थोड़ी सी समझ में आएगी, लेकिन सेकंड थर्ड गियर में ये जो टान रही है ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा आपको मतलब दोनों में फ़र्क महसूस नहीं होगा। ये तो इनिशियल इंप्रेशन था। और अब अगर मैं बताऊँ सीट के बारे में तो हाँ, अपाचे में ना वो थोड़ी सॉफ्ट थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी हार्ड है। सीट की बात कर रहा हूँ लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो ये एक सही बात है। और ये जो सीट है लिया गया है N160 से, तो N160 की जो फीडबैक है उसी को मद्देनज़र ये बनाया गया है ताकि लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप जा रहे हैं विद दिस बाइक तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत सही बात है। अब अगर मैं बताऊँ कि राइडर कंफर्ट के बारे में या प्लेन कंफर्ट के बारे में, सबसे पहले आप देख लीजिए हल्का सा जैसे आप 160 PV में जैसे आप झुक रहे थे ना, हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मतलब फुटपेग है थोड़ी सी रियर फिटेड है और यहाँ पर भी क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो बैठने का जो पोजीशन है करीबन सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, दोनों की सीट हाइट 790 mm है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ऊंचा बैठे हैं, लेकिन 162 में लगता था कि थोड़ा सा नीचे बैठे हैं। ये एक चीज़ मैंने मतलब नोटिस किया। लेकिन हाँ, दोनों की जो सीट हाइट है वो करीबन आपको मतलब करीबन का बिल्कुल सेम है 790 mm की, ठीक है। तो सीट के बारे में बात होगी, पिलियन के लिए भी बहुत बढ़िया सीट है, मतलब 10% तक राइडर और पिलियन सीट 18% तक यहाँ पर मतलब उसको उससे सुधारा गया है। और पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया। तो ओवरऑल राइड कंफर्ट, अगर सीट कंफर्ट अगर आप पूछते हैं तो, और स्पोर्टी राइडर पोजीशन तो है, साथ ही बैटरी की जो मतलब कंफर्ट है वो भी सही है। और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पेसिफिक अबाउट द इंजन। सबसे पहले मैं क्लच के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लच
बहुत ज़्यादा लाइट है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा लग रहा है 100 सीसी 110 सीसी की बाइक की क्लच है ये, इतनी ज़्यादा लाइट है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो इवन जो गियर शिफ्टिंग है ना यहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्टर है वन कंपेयर टू 162B। हाँ 162B में भी स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर ये भी स्मूथ है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होती है वन कंपेयर टू 162B। तो ये तो फ्रेंड यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन की बात हो रही है अब तक। और चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, ताकि बता सकूँ कि यहाँ पर वाइब्रेशन, स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आपको यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स अब एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑल न्यू बजाज पल्सर P150। सेम मैंने इसको अभी फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। जीरो टू 60 आपने देख लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओह व्हाट अ परफॉर्मेंस। अब एक बात मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन में डिफरेंस समझ में नहीं आई है, जबकि पावर टू वेट रेशियो आप लोगों को मतलब अपाचे में 114 115 तक PS पर टन तक देखने को मिल रही थी, यहाँ पर सिर्फ 103 PS पर टन तक देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों ने 0 to 60 0 to 100 की जो टाइमिंग है वो देख ली होगी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कम ज़्यादा कोई भी हो, लेकिन परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रही है। हाँ एग्जैक्ट कौन ज़्यादा है कौन कम है आप लोगों को यहाँ पर अभी स्क्रीन पर दिख गई होगी। अब हाँ वाइब्रेशन के बारे में बताना ज़रूरी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 तक भी ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन आपको उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। हाँ 90 के ऊपर हल्का सा बज़ है, लेकिन वो कम है व्हेन कंपेयर टू 162B। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट मतलब यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी 162B में भी बहुत बेहतर थी, यहाँ पर भी उतनी ही बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 80 तक जाइए ना, कोई आपको वाइब्रेशन भी उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है, आप आराम से बाइक चलाइए, आपको स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आपको जो माइलेज है वो भी आप लोगों को 70 से 80 अगर आप रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो भी आपको बहुत बेहतरीन बिल्कुल मिल जाएगी। क्या GTD यहाँ पर है? अभी देखिए मैंने थर्ड गियर पर इसको डाल दिया है और मैंने क्लच और एक्सेलरेटर पर से मैंने हाथ हटा दिया है, लेकिन देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। अब थोड़ा सा और चेक करते हैं फिफ्थ गियर पर भी चेक करते हैं क्या ये काम करती है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का काम कर रही है। बाकी स्पीड करीबन वहाँ पर आप लोगों को 22-23 तक की मिल रही थी फिफ्थ गियर पे, यहाँ पर आप लोगों को 16-17 तक की मिल रही है। बाकी फिर देखिए कंपनी वहाँ पर ऑफिशियली क्लेम करती है, लेकिन बजाज ऐसा कुछ क्लेम नहीं करती है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी आपको हल्का फुल्का वो चीज़ देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आफ्टर एक्सेलरेशन यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी जो ब्रेकिंग उसको भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। अब अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ना तो दोनों ही देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कायदे से 10 mm तक कम है, लेकिन ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मतलब अगर आप सही से मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आने वाले। दोनों की ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेक आपको सेम ही लग रही है, बाइट फीडबैक दोनों भी आपको करीबन सेम ही लगेगी, जो कि सही है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी रियर ब्रेक अप्लाई करके बताऊँ, चलिए ये देखिए एक्सट्रीम प्रेस किया है। अब फ्रेंड्स वही बात है कि ये प्रोग्रेसिव है, जैसे आप लोगों को 162 में मिल रही थी यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कॉर्नरिंग एबिलिटी इस बाइक की कैसे, क्योंकि 162 में 120 mm तक की रियर टायर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 110 की मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्या डर लगता है या टर्न करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको डर भी नहीं लग रहा है। 162 भी नहीं लगी थी, यहाँ पर भी आपको वो डर नहीं लग रहा। बाकी 162 की टॉप मॉडल है जहाँ पर ब्लूटूथ है, ये भी टॉप मॉडल है, ये ट्विन डिस्क है, लेकिन डर आपको दोनों में नहीं लग रही है। लेकिन हाँ जितना ज़्यादा मोटा टायर होता है ना, मतलब देखिए फ्रेंड्स ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जी, जितना ज़्यादा मोटा टायर होगा, और साइंटिफिकली भी सही भी है, मोटा टायर होने से थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ती है। मतलब देखिए एक्सीडेंट वन मतलब जितना मोटा टायर के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक हाँ एक भरोसा रहता है कि मोटा टायर है तो शायद स्लिप ना भी करे। तो उस हिसाब से मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा अगर मोटा टायर हो तो आपको जो मतलब सेफ्टी है ना वो थोड़ी सी और बेहतर मिलती है बिकॉज ऑफ द ग्रिप। और चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन। मैंने आप लोगों को 162 के टाइम पे बताया था कि वो मतलब कोई भी कंडीशन हो अच्छी तरीके से वो मैनेज कर लेती है। मतलब गड्ढा पे अगर आप जा रहे हैं तो भी काफ़ी हद तक वो मैनेज करती है। तो क्यों ना यहाँ पर ये जो ऑफ रोड वाला पैच है इसको वही सेम रोड पे ओ हो ये देखिए अब हल्का सा और चलते हैं। ये
एक चीज़ मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सेम मतलब ब्रेक यहाँ पर सस्पेंशन की जो मतलब आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी काइंड ऑफ सेम ही देखने को मिल रही है। दो ये मोनोशॉक है, लेकिन फिर भी 162V की तरह ही आपको ये रिस्पॉन्स देती हुई दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनोशॉक से आप लोगों को दो यहाँ पर चीज़ें सही देखने को मिलती है। एक तो कॉर्नरिंग मैंने आप लोगों को करके बताया था, शॉर्ट टर्निंग रेडियस, वहाँ पर गिरने का डर आपको नहीं फील हुआ, उसकी वजह वो एक वजह है, मतलब सस्पेंशन वो एक वजह है कि आपको ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस फील हो रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप गड्ढे पर भी उतर रहे हैं तो भी उतना ज़्यादा फील नहीं हो रही है। अगर आप स्ट्रेट अगर आप चल रहे हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को एक्सेलरेशन करके भी बताया था, वहाँ पर भी मुझे स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो सस्पेंशन आपको बहुत, अगर आप इंडियन रोड्स है फ्रेंड्स, अगर गड्ढा वड्ढा आ भी जाता है 20-25 किलोमीटर की स्पीड पर, शायद मेरे ख्याल से उतना आपको यहाँ पर झटका रेयर आप मतलब आपकी जो बैक है उसको ज़्यादा फील नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तो 160 से डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा आप कह सकते हैं कि स्टिफर है व्हेन कंपेयर टू 162V। मैंने आपको कहा था 162V में ना यहाँ पर हैंडल में हल्का सा वो स्टिफनेस समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर ना इसकी वेट ये 141 है और उसकी वेट थी 138 किलोग्राम, तो कह सकते हैं कि 3 किलोग्राम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ना वो स्टिफनेस यहाँ पर हैंडल में फील नहीं हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी 162V में जो स्टिफनेस फील हो रही थी उसकी वजह से आप कह सकते हैं एक हैंडलिंग में एक अलग मज़ा है, लेकिन यहाँ पर जो फील नहीं हो रही है वो स्टिफनेस, इसकी वजह से हैंडलिंग में एक अलग मज़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मतलब अगर आपके पापा वगैरह भी चलाना चाह रहे हैं ना, तो भी इसकी जो सिंगल सीट वाली वर्जन है वो दे दीजिए, वो आराम से चला लेंगे। साथ ही यहाँ पर एक सही चीज़ क्या दी गई है, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया गया, तो कभी भी ऑन द गो अगर मोबाइल चार्ज खत्म हो जाती है तो आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दी गई है, वो है ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, जो आप लोगों को 162 में देखने को मिलती है। तो दोनों के पास ही एक एक करके एडवांटेज है, दोनों के पास ही एक एक करके डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, हाँ 162V में 120 mm के टायर है, यहाँ पर 110 mm के टायर है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक गाड़ी में कुछ बेहतर है और मतलब हर एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी से कुछ ना कुछ बेहतर होती है। ओवरऑल राइड कंफर्ट मुझे बहुत सही लगी। अगर आप एवरीडे यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सही मतलब उसमें मिल जाती है। बाकी माइलेज सबसे इसकी प्लस पॉइंट है, अराउंड 60 तक भी किसी ने कहा है कि उनको माइलेज मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर अपाचे में देख रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 45 तक मिलती है। बाकी अगर ज़्यादा मिली है कम मिली है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रेंड्स, देखिए 150 सीसी 160 सीसी के अलग अलग मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट है और अलग अलग डेडिकेटेड कस्टमर्स भी है। तो 150 सीसी में अगर आप बाइक चाहिए थे जहां पर आप लोगों को अच्छी माइलेज मिले, एक नया बाइक मिले, आप चाह रहे थे कि आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलना चाहिए, आप चाह रहे थे कि आप लोगों को चार्जिंग सॉकेट मिले, ठीक है, और आप लोगों को बेजरलेस मीटर कंसोल, डिस्टेंस ट्रिमिटी वगैरह, ये जो सारी चीज़ें थी आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप ये वाली बजाज की पल्सर 150 P150 बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पावर चाहिए था और 160 सीसी में जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्योंकि देखिए P150 का प्राइस अराउंड 1,44,000 तक 1,45,000 तक जा रही है, मैं कोलकाता की प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में जाते हैं तो वो अराउंड 1,53,000 तक जाती है, तो करीबन 9,000 तक का डिफरेंस है। तो अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पावर चाहिए 160 सीसी में आप आ सकते हैं, ठीक है, आप 9,000 तक ज़्यादा पे कर सकते हैं। आपको ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल चाहिए, चक्का आपको थोड़ा सा ज़्यादा और मोटा चाहिए था, ओवरऑल राइड आपको अच्छी चाहिए थी, माइलेज 40-45 तक आप मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप अपाचे में जा रहे हैं ना तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चॉइस बन सकती है। बाकी ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू बजाज पल्सर P150 वर्सेस ऑल न्यू TVS Apache RTR 162V विथ राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन। आप लोग बिल्कुल बताइएगा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक आपको कौन सी लग रही है और आप कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।